सही। इससे पहले हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में, इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर 2-3 चीजों पर ध्यान देना है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बने, और बिंदुसार के बाद फिर अशोक महान, और अशोक महान के बाद नाटकीय रूप से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ा। कई कारण हैं, कुछ इतिहासकारों ने सम्राट अशोक की नीति को भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। 2-3 चीजों को उसमें उन्होंने बतलाया है कि 2-3 चीजों को प्रमुखता से रखा है, जिसमें पहली चीज थी सम्राट मौर्य साम्राज्य के पतन का जो सम्राट अशोक की दानशीलता, सबसे महत्वपूर्ण चीज थी सम्राट अशोक की दानशीलता। फिर उन्होंने लिखा है कि सैनिकों ने छोड़ दिया उस सिद्धांत को, रक्त के सिद्धांत को छोड़ दिया तो सैनिक भी आलसी होने लगे। और तीसरा कारण था कि अशोक महान की जो उदारता थी, उस उदारता के कारण भी राजकोष की एक खजाना रिक्त होने लगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतिम दिनों में जो सिक्के मिलते हैं उसमें मिलावट की संख्या ज्यादा थी। तो मिलावट की संख्या ज्यादा होने पर इतिहासकारों का एक निष्कर्ष है, विशेषकर उसमें वामपंथी इतिहासकार विशेष रूप से माने जाते हैं, जिनका निष्कर्ष है जो आर्थिक दुरावस्था भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। लेकिन इतिहासकारों के लिए कौतूहल का विषय रहा है कि महान मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। इतिहासकारों के अनुसार जो भी कुछ कारण रहे हो, लेकिन हम मानते हैं कि उस समय मौर्य साम्राज्य के पतन के केवल एक कारण नहीं थे, कई कारण हो सकते हैं, जिन कारणों में अशोक की नीति भी उत्तरदायी मानी जा सकती है, क्योंकि दानशीलता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, या अशोक के जो लोक उपकार की जो नीतियां थी तत्कालीन समय के लिए उपयुक्त नहीं थी, ऐसा भी माना जा सकता है, क्योंकि वहां पर रक्त का सिद्धांत था, वहां पर तत्कालीन समाज में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी थी। ये सारे भी कारण थे। इन कारणों के आधार पर भी लोग अशोक सम्राट या अशोक की नीतियों को मान सकते हैं, लेकिन एक से अधिक कारणों के फलस्वरूप ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। एक चीज यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लेनी है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लेनी है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो सबसे बड़ी जानकारी लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा जो मौर्य साम्राज्य के संबंध में जो सामाजिक स्थिति थी, वो सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। मौर्य साम्राज्य के समय में सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, एक क्वेश्चन रहा है। देखिए, मौर्य साम्राज्य किसी भी इतिहास की जब जानकारी हम लेते हैं तो वहां पर कई चीजें होती है, कई साक्ष्य माने जाते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ही हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलेगी। तो आप जानते हैं कि महान मौर्यों ने वैदिक धर्म के उत्तर ही, वैदिक धर्म से जो परे धर्म था उसको स्वीकार किया था, वैदिक धर्म से जो परे धर्म था उसको स्वीकार किया था। और वैदिक धर्म से जो परे धर्म था उस धर्म में बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साक्ष्यों में भी आप तत्कालीन समाज की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मेगास्थनीज चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आगमन के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मेगास्थनीज आए थे, तो मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत इंडिका नाम से है। तो इंडिका से भी आपको उद्धरण इसका मिल सकता है। इंडिका चूंकि हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, इंडिका अभी तक मूल रूप से किसी भी व्यक्ति के पास में उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन इंडिका का वर्णन, इंडिका के आधार पर वर्णन अन्य इतिहासकारों ने किया है। इसलिए अन्य इतिहासकारों ने जो इंडिका के आधार पर वर्णन किया है उससे भी आप उस पृष्ठभूमि को देख सकते हैं कि मौर्य समाज की तत्कालीन जानकारी मिल जाएगी आपको। मौर्य समाज की तत्कालीन जानकारी के संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र अत्यंत ही रुचिकर है। देखिए, भारतीय प्रशासन पर आज तक अगर सबसे महत्वपूर्ण रूप से किसी चिंतन का प्रभाव पड़ा है या किसी पुस्तक का प्रभाव पड़ा है तो वह अर्थशास्त्र का प्रभाव पड़ा है, यह ध्यान रखना है। और अर्थशास्त्र खुद वैदिक समाज से जो चिंतन की धारणा स्पष्ट हुई थी, वैदिक समाज से जो चिंतन की धारणा स्पष्ट हुई थी, ऋग वैदिक समाज से विशेषकर, उस चिंतन की धारणा का अंतिम परिणाम अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र को एक पड़ाव के रूप में आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र उस चिंतन यात्रा की, तो हमारे राजनीतिक चिंतन थे
राजनीतिक चिंतन ऋग्वैदिक काल से, उस कालखंड से जो चिंतन बढ़ती रही है, तो अर्थशास्त्र में आदर्श के रूप में आई है, और फिर अर्थशास्त्र आने वाले युग में आधार बनता है। ये ध्यान रखने की चीज है। आज भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी अर्थशास्त्र का अध्ययन उस समय की परिस्थिति को समझने के लिए या प्रशासन तंत्र को समझने के लिए अनिवार्य रूप से करते हैं। अब अर्थशास्त्र का ही परिचय देखेंगे, नाम से आप लोग देखेंगे, नाम तो है अर्थशास्त्र, तो आप सामान्य तौर पर इसको समझ लेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र, तो नहीं, आधुनिक अर्थशास्त्र इसको नहीं समझिए। वहां पर अर्थ की परिभाषा दी गई है, अर्थशास्त्र में अर्थ की परिभाषा दी गई जो मनुष्य की वृत्ति को अर्थ कहते हैं, लेकिन मूल रूप से यह राजनीतिक चिंतन या प्रशासनिक चिंतन की पुस्तक है। राजनीतिक चिंतन या प्रशासनिक चिंतन, इसको देखेंगे, यह प्रशासनिक चिंतन की पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है अर्थशास्त्र के विषय में, कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक चिंतन या प्रशासनिक चिंतन का प्रमुखता से वर्णन है। यह ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें अर्थशास्त्र जो आधुनिक डिसिप्लिन में अर्थशास्त्र जिसको माना जाता है उसका वर्णन नहीं है इसमें। यह अब अर्थशास्त्र का नाम आप समझेंगे कि अर्थशास्त्र का जो नामकरण है अर्थशास्त्र के तौर पर वो बाद में आया है। इस विभिन्न विद्वानों ने इसका उल्लेख दंड नीति के तौर पर किया है। ये देखें, संस्कृत साहित्य के दृष्टिकोण से सबसे पहली अगर उपन्यास मानी जाती है संस्कृत साहित्य में गद्यात्मक शैली में, तो बाणभट्ट की कादंबरी है। ये ध्यान रखना, बाणभट्ट की कादंबरी है जो पहली उपन्यास मानी जाती है। तो बाण ने अर्थशास्त्र को दंड नीति के तौर पर उल्लेख किया है, दंड नीति के तौर पर अर्थशास्त्र। और एक चीज ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के बाद एक पुस्तक और जो लिखी गई है, अर्थशास्त्र के बाद भारतीय प्रशासनिक चिंतन पर एक पुस्तक लिखी गई है, कामंदक की नीति शास्त्र। कामंदक की नीति शास्त्र, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कामंदक का जो नीति शास्त्र लिखा गया है उसमें भी प्रशासनिक चिंतन का उल्लेख अर्थशास्त्र के बाद आया है। मतलब अर्थशास्त्र के रचना के बाद कामंतक का नीति शास्त्र आया है, और उसने भी, कामंतक ने भी आचार्य का उल्लेख किया है, जो आचार्य यहां पर चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य थे। अब यहां पर ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार में आपको तीन नामों को देखना है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। और कौटिल्य, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त, इसका प्रथम स्पष्ट उल्लेख कि तीनों एक ही थे, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, यह ध्यान रखना है आप लोगों को कि प्रथम बार अगर उल्लेख स्पष्ट रूप से आया है कि कौटिल्य, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त एक थे, यह उल्लेख सबसे पहली बार विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में आया है। और दंडी ने एक पुस्तक लिखी थी, 10 कुमार चरित्र। दंडी ने एक पुस्तक लिखी थी, 10 कुमार चरित्र। वो 10 कुमारों का, 10 राजाओं का उल्लेख था। तो उस पुस्तक में भी इसकी चर्चा की गई है, इसकी चर्चा की गई है दंडी में, उसमें भी चर्चा की गई 10 कुमार चरित्र में। इस पुस्तक के 10 कुमार चरित्र में भी इस पुस्तक की चर्चा की गई है, इसको ध्यान रखना है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौटिल्य, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त तीनों का उल्लेख एक साथ एक व्यक्ति के तौर पर कहां मिलता है, तो आप उसका जवाब देंगे विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। और आचार्य मतलब चाणक्य, कौटिल्य जो चर्चा की गई है, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बाण ने इसको लिखा है, बाणभट्ट ने। बाण मतलब बाणभट्ट समझेंगे आप लोग। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने चर्चा कर दी थी कादंबरी की, तो यूपीएससी अथवा बीपीएससी की तैयारी करने वाले आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चे कि बाणभट्ट की जो रचना कादंबरी है वो बाद में लिखी गई है, और पहली रचना उनकी हर्षचरित थी। उनकी जो रचना है बाणभट्ट की कादंबरी वो बाद में लिखी गई है। और बाणभट्ट ने कादंबरी पूरा नहीं लिखा, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाणभट्ट के पुत्र पुलिंद भट्ट ने उस पुस्तक को पूरा किया है। पुलिन भट्ट, इसको ध्यान रखना है कि पुलिन भट्ट ने उस पुस्तक को पूरा किया है।
अब जब हम हर्ष की काल में हर्ष के काल का अध्ययन करेंगे तो हम उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी हमारी चर्चा का विषय अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र की जो रचनाकार है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार में हम किसका नाम लेंगे। एक क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास ऑप्शंस कौटिल्य भी रहे, चाणक्य भी रहे, कौटिल्य भी रहे, चाणक्य भी रहे, और ऑप्शंस में आपके पास विष्णुगुप्त भी हो, विष्णुगुप्त चौथा ऑप्शन इनमें से सभी, तो आप इसमें से जवाब देंगे कि आपका उत्तर होगा कौटिल्य। क्योंकि अर्थशास्त्र की सुंदर शुरुआत में और अर्थशास्त्र के लास्ट में कौटिल्य का ही उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र की रचना के, अर्थशास्त्र की शुरुआत में। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि अर्थशास्त्र पुस्तक में कौटिल्य का उल्लेख किया गया। अब एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या वही कौटिल्य थे जो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में थे। एक प्रश्न आता है, इस प्रश्न के पीछे में कई उत्तर दिए जाते हैं कि नहीं के पक्ष में भी, कि नहीं वो व्यक्ति अलग थे। जिस व्यक्ति के जिसके लिए कई प्रमाण आते हैं, इस प्रमाणों में सबसे पहला प्रमाण मैं ये देना चाहूंगा कि मेगास्थनीज जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। क्यों था? आप लोगों को पता है कि वैवाहिक संबंध हुआ था सेल्यूकस के साथ, सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के, तो उसमें एक दूत बनकर के मेगास्थनीज आए। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में, अभी तक जो विवरण उपलब्ध है उसमें कौटिल्य का उल्लेख किया ही नहीं, कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया। यह ध्यान रखें। मेगास्थनीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेगास्थनीज उसी दरबार में था, लेकिन उसमें कौटिल्य अथवा चाणक्य का उल्लेख नहीं किया है। यह ध्यान रखना है आपको। अब ध्यान रखना है, एक इस अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण पहलू, कौटिल्य को अगर मानते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि पाटलिपुत्र में थे, पाटलिपुत्र में विशाल भवन था, राजधानी भी थी पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र का उल्लेख अर्थशास्त्र में कहीं है ही नहीं। पाटलिपुत्र का उल्लेख अर्थशास्त्र में कहीं नहीं। और तीसरी एक चीज ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख नहीं है पूरे अर्थशास्त्र में। यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे पुराण हैं जो पुराण अर्थशास्त्र की रचना का श्रेय कौटिल्य को देते हैं। पूरा जिस चिंतन की शुरुआत वैदिक काल से आती है वो ऐसा हो सकता है कि चूंकि आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के समय में उसके अलग अलग अर्थों के अलग अलग अर्थ निकाले गए होंगे, तो कौटिल्य ने इस पुस्तक की रचना की, कौटिल्य ने इस पुस्तक की रचना की। अन्य संदर्भों से भी कौटिल्य के द्वारा ही लिखित यह पुस्तक मानी जाती है। तो आज जो भी प्रश्न आए, कुछ इसके विरुद्ध में तर्क दिए जाते हैं, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने ही। अब एक प्रश्न आपके पास में आएगा कि कौटिल्य की जो पुस्तक थी वो भारतीय चिंतन में, जैसा मैंने कहा कि भारतीय प्राथमिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और कौटिल्य की तुलना कभी कभी मैकियावेली से की जाती है, चाणक्य की तुलना। तो आप इसको देखेंगे कि कैसे यह पुस्तक हमारे पास में पुनः प्राप्त हुई। 1904 मतलब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह पुस्तक, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह पुस्तक तंजौर मतलब तंजावुर भी कभी देखेंगे कि तंजौर के एक ब्राह्मण ने शाम शास्त्री को दिया। या शाम शास्त्री ने इसके अध्ययन के बाद इस पुस्तक को प्रकाशित किया, यह हस्तलिखित दिया था। बाद में जाकर के गुजरात से भी इसके कुछ हस्तलिखित मिले। अब चाणक्य की कौटिल्य की जो पुस्तक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, ये कहां के समाज का वर्णन करता है, इसके संदर्भ में भी कुछ त्रुटियां मानी जाती है कभी कभी। कुछ इतिहासकारों ने इस कौटिल्य को महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश का निवासी इसके भौगोलिक वर्णन के आधार पर बतलाया। लेकिन बाद के इतिहासकारों में, बाद विशेषकर पौराणिक इतिहास पर यह स्पष्ट हुआ कि जिसने अपने सैन्य बल से, जिसने अपने बुद्धि बल से महानंदों का विनाश किया था, उसी ने इसकी पुस्तक की रचना की थी। तो हम मानते हैं कि कौटिल्य की शिक्षा
तक्षशिला में हुई थी। कौटिल्य मगध के ही निवासी थे, पाटलिपुत्र के निवासी थे। कालांतर में ये पुस्तक के बाद में मिली और इसके निर्माण में भी कुछ वर्ष लगे होंगे, जिसमें कुछ विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने काम किया होगा। इससे दक्षिण भारत के कुछ इतिहास का भी, मध्य भारत के इतिहास का भी, सामाजिक परिस्थितियों का, भौगोलिक संदर्भ का वर्णन मिल जाता है। लेकिन इसके आधार पर कौटिल्य को इसका रचनाकार नहीं मानना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब हम लोगों ने निश्चित रूप से अर्थशास्त्र के बारे में समझ लिया। अब हम लोगों को यह भी समझ में आ गई कि अर्थशास्त्र का जो उल्लेख दंड नीति के तौर पर भी बहुत सारे पौराणिक या संस्कृत के लेखकों ने किया है दंड नीति के तौर पर। जब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र का परिचय हम प्राप्त करते हैं और अर्थशास्त्र के विशेष संबंध में जो अर्थशास्त्र में है क्या उसका भी जानकारी लेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र में जब जानकारी, अर्थशास्त्र को जो बांटा जाता है इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक हैं, इसको ध्यान रखना है। ये 6000 श्लोक को आप सूत्रात्मक शैली में व्यक्त कर सकते हैं, एक सूत्र के तौर पर 6000 श्लोक हैं। इसको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक हैं, इसको अस्पष्ट रूप से समझना है। अर्थशास्त्र में श्लोकों की संख्या कितनी है? 6000। और अर्थशास्त्र को जो बांटा जाता है वो अधिकरणों में बांटा जाता है, यहां ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र को जो हम लोग बांटेंगे तो किसमें बांटेंगे? अर्थशास्त्र को अधिकरणों में। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आएगा, अर्थशास्त्र में अधिकरण है और अधिकरणों की संख्या 15 है। आप नोट कर लेंगे, अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या 15 है, नोट कर लेंगे। अर्थशास्त्र में सबसे पहला विभाजन आएगा अधिकरण। अधिकरण की संख्या आपके पास में आ गई 15। अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या है 15। अब उसके बाद आते हैं, अर्थ अधिकरण के बाद आते हैं अध्याय। तो अध्याय की संख्या इसमें मानी जाती है 150। 150 15 गुने 10। उसके बाद आते हैं उपविभाग। तो उपविभाग की संख्या आपकी मानी जाती है 180। और उसके बाद आते हैं सूत्र यानी कि श्लोक। तो उसकी श्लोक की संख्या तो हमने पहले ही बतलाया है कि 6000 है। श्लोक की संख्या आपके पास अर्थशास्त्र में श्लोक की संख्या 6000 है, इसको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में श्लोक की संख्या 6000 है, ध्यान रखना है इसको। अब अर्थशास्त्र में इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अर्थशास्त्र में अगर आपसे पूछा जाएगा तो अधिकरण की संख्या कितनी है तो 15, अध्याय की संख्या कितनी है तो 150, उपविभाग की संख्या कितनी है 180। बीपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था यह, अधिकरण अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, तो बच्चों ने 18 लिख दिया था। क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या मौर्य प्रशासन में 18 प्रकार के तीर्थ है, तो लोग समझ लेते हैं कि यही होगा, लेकिन ऐसा गलत है। अधिकरणों की संख्या 15 रहेगी। अब अर्थशास्त्र में उन सारे विषयों का उल्लेख है जो एक प्रशासनिक मुद्दे हो सकते हैं या एक प्रशासक के समक्ष आते हैं। एक आदर्श राजा की दिनचर्या है, उसका भी वर्णन आपको अर्थशास्त्र में मिलेगा। अब अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के वर्णन में कुछ थोड़ी बहुत असमानताएं भी हैं। मेगास्थनीज क्योंकि उसी समय में आया था, तो मेगास्थनीज एक जगह लिखते हैं कि भारतीयों को सिर्फ 5 धातुओं की ही जानकारी थी और रसायन शास्त्र का पूरा अध्ययन नहीं था। लेकिन अर्थशास्त्र खनन विभाग और रसायन शास्त्र के संबंध में जानकारी की बात करता है, तो दोनों के वर्णन में कुछ विसंगतियां हैं। तीसरी बात एक चीज मैं बतला दूं कि अर्थशास्त्र में विदेशी दूतों के स्वागत करने के लिए, दूतों को रोकने के लिए, दूतों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक विभाग का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र से उल्लेखित है कि विदेशी दूत से संबंध होते थे। प्रशासन के कार्यों को लिखने के लिए एक प्रशासता शब्द, प्रशासता का उल्लेख है। ये देखेंगे कि ये प्रशासता जो है तो बाद में प्रशासन शब्द के निर्माण का आधार बनता है। लेकिन मेगास्थनीज कहीं वर्णन चाणक्य अथवा कौटिल्य का नहीं करते। अब चूंकि इसके पीछे में कई तर्क दिए जाते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे में तर्क दिए जाते हैं कि हमारे पास तो इनका पूरी उपलब्ध है नहीं, तो पूरी जिस दिन उपलब्ध हमारे पास किसी प्रकार से आ जाएगी उसके बाद ही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मेगास्थनीज यहाँ पर आए थे तो अचानक को जानते थे अथवा नहीं जानते थे, अथवा इसके अन्य कोई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। क्योंकि मेगास्थनीज के जो वर्णन है
वो आंखों देखा वर्णन तो है, कुछ इतिहासकारों के लिए उसमें बहुत सारे तथ्य काम के भी हो सकते हैं और बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं मेगास्थनीज के जिसको कि भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं पाते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 वर्गों में कर दिया है। अब आप देखेंगे कि मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कर दिया है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में समाज का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया है। 4 वर्ण में चतुर्वर्ण व्यवस्था, जो समय की ब्राह्मण क्षत्रिय की जो कंसेप्ट है उसको समझ लेंगे। अशोक ने अपने अभिलेखों में क्षत्रिय का उल्लेख नहीं किया है, त्रिवर्गीय धारणा को रखा है। और 7 वर्ग में जो मेगास्थनीज बांटा है वह कर्म आधारित वर्ग थे, न कि वर्ण आधारित वर्ग थे। क्योंकि यूरोपीय संदर्भ में या जो पश्चिमी देशों का जो संदर्भ था मेगास्थनीज का, तो उसके आधार पर उन्होंने 7 वर्गों की बात कर दी। अर्थशास्त्र ने सिर्फ 4 वर्गों की बात की है। अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता और मैं बतला दूं कि अर्थशास्त्र ने त्रिवर्ग अथवा त्रिवेद की ही बात की है। वेदों की संख्या त्रयी के रूप में रखा है। अर्थशास्त्र ने अथर्ववेद को वेद के तौर पर नहीं स्वीकार किया है। और एक और चीज आप लोग समझ लेंगे कि अर्थशास्त्र की बात जो एक महत्वपूर्ण, हमारे चाणक्य के बाद एक महत्वपूर्ण जो विद्वान आते हैं या महत्वपूर्ण चिंतक के तौर पर पतंजलि आते हैं, जिन्होंने पतंजलि ने महाभाष्य में चाणक्य का उल्लेख नहीं किया है, ये कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि पतंजलि ने पतंजलि की जो पुस्तक है, योग दर्शन के जनक है, जो पतंजलि माने जाते हैं, वो पतंजलि ने महाभाष्य में इसका उल्लेख, शास्त्र का उल्लेख नहीं किया है। ये भी आप लोगों को समझना है। लेकिन उल्लेख नहीं करने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो मतलब उससे पहले कौटिल्य नहीं थे, क्योंकि अन्य साक्ष्यों से, पौराणिक साक्ष्यों से वर्णन मिलता है। हो सकता है कि संदर्भ नहीं हो इसलिए उल्लेख नहीं किया, क्योंकि पतंजलि की जो महाभाष्य है वह पतंजलि के महाभाष्य मूलतः पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उस पुस्तक का एक टीका के तौर पर, भाष्य के तौर पर उसको देख सकते हैं। क्योंकि संस्कृत व्याकरण की जो पहली पुस्तक अपने देश में लिखी गई वो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। वो व्याकरण की प्रमुख रूप से पुस्तक नहीं थी, लेकिन व्याकरण ग्रंथों का जो उल्लेख उसमें मिलता है तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, और पतंजलि ने उसको और विस्तृत किया था, ये देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। अब देखेंगे अर्थशास्त्र और अन्य जो वहां पर साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को बांटेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले जो होता था वह राजा का उल्लेख है, जिसको सम्राट के तौर पर देखा जाए, इसकी दिनचर्या के तौर पर। और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी मौर्य काल में थी, इसको भी ध्यान रखना है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, तो मौर्य सम्राट का प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को भी आप देखेंगे जो किस अर्थ में था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य प्रशासन कैसा था, तो आपको यह नहीं जवाब देना है कि विकेंद्रीकृत प्रशासन था। मौर्य प्रशासन बिल्कुल केंद्रीकृत था, जहां पर राजा या सम्राट ही प्रशासन की धुरी होता था, सम्राट ही प्रशासन की धुरी होता था। आप उसका संदर्भ वर्तमान अर्थ में प्रधानमंत्री, भारतीय संदर्भ में प्रधानमंत्री से ले सकते हैं। यद्यपि संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को प्रधान बनाया है, लेकिन जहां कहीं भी संसदीय व्यवस्था है, आप भारत में आए, आप इंग्लैंड में जाए, तो वहां पर आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद ही महत्वपूर्ण होता है। और कई चिंतकों ने, प्रशासनिक चिंतकों ने उसे केंद्रीय प्रशासन का धुरी ही बतलाया है। तो आप देखेंगे कि मौर्य प्रशासन में भी सम्राट ही वास्तव में धुरी था, यानी कि एक केंद्रीय प्रशासन थी, और सम्राट के जो कार्य होते थे वह न्यायिक कार्य भी थे और प्रशासनिक कार्य भी थे। मतलब कार्यों की जो अंतिम श्रेणी थी जहां पर उत्तरदायित्व आप सौंप सकते हैं, तो सम्राट के पास ही, ये देखेंगे। और सम्राट अपने अमात्यों की सहायता से केंद्रीय प्रशासन को संपन्न करता था, अमात्यों की सहायता से। ये अमात्यों जो अभी मैंने शब्द का प्रयोग किया है ना, अमात्य, इस शब्द के संदर्भ में भी आप लोगों को 2-3 चीजों को याद रखना पड़ेगा। जो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अम्बान शब्द से, और ऋग्वैदिक कालखंड में ऋग्वेद में अम्बान शब्द का उल्लेख है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका अभिप्राय सदा साथ रहने वाले शब्द से है, सदा साथ रहने वाले या सलाह देने वाले शब्द से, सदा साथ रहने वाले या सलाह देने वाले। कालांतर में आप इसे समझ सकते हैं कि यह सही सलाह देने वाले, तो इसको कालांतर में यह मंत्री शब्द यहाँ पर आता है।
और आज भी आपके प्रशासनिक चिंतन में मंत्री है ही। आप संसदीय चिंतन में चले जाओ तो आप इंग्लिश में मिनिस्टर या हिंदी में मंत्री देखोगे। तो मंत्री का मतलब क्या होता है कि मंत्र से आप समझ सकते हैं, मतलब गूढ़ बातों को, जिसको कि जनता के द्वारा राजा तक पहुंचना चाहिए, सम्राट तक पहुंचना चाहिए, सम्राट को उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, वहां पर मंत्री है। तो वहां पर भी अमात्य को मंत्री लेते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको और समझना है कि अमात्य और सचिव ये कालांतर में एक माने हो जाते हैं। मंत्री शब्द बाद में आया है। और सचिव शब्द की जहां तक बात है कि सचिव शब्द भी सबसे पहले जो आया है वो ऐतरेय ब्राह्मण में आया है। यह भी ध्यान रखना है कि सचिव शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया है वह ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इसको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था, इसको कहां किया गया था प्रयोग, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। इसको ध्यान रखना है, सचिव का पहला प्रयोग। अब आपको ध्यान रखना है कि रुद्रदामन का एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। यह भी आपको पता चला, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में अमात्य और सचिव दोनों बराबर हो जाते हैं। अमात्य और सचिव पर्यायवाची बन जाते हैं। और वहां पर आपको देखना है कि अमात्य और सचिव रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, तो हम अनिवार्यतः अमात्य को सचिव, अमात्य इज इक्वल टू सचिव इज इक्वल टू कालांतर में मंत्री, इस शब्द से अभिप्राय निकाल सकते हैं। यह मंत्री शब्द में बदल गया था कालांतर में। तो यहां पर इस चीज को देखेंगे। अब आपको देखेंगे कि वहां पर राज सम्राट के पास जो न्यायिक कार्य था, तो सम्राट के पास न्यायिक कार्य था, तो वहां पर न्यायालय होते थे। और मौर्य साम्राज्य में जो न्यायालय होते थे वो दो प्रकार के वहां पर मुकदमे होते थे। एक कहते थे धर्मस्थीय, मतलब व्यावहारिक न्यायालय, और दूसरा होता था कंटक शोधन। ये कंटक शोधन मतलब आपराधिक मामले, जिसको आज के संदर्भ में आप समझते हैं फौजदारी मामले के तौर पर, फौजदारी मामले। और व्यावहारिक मामले जिसको कि आज आप समझते हैं सिविल कोर्ट के तौर पर या सिविल केस के तौर पर, सिविल केसेस के तौर पर। न्याय का अंतिम केंद्र राजा होता था। आज भी आपके प्रशासनिक चिंतन में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो न्याय के अंतिम केंद्र है। किसी को मृत्युदंड अगर मिला है तो हमारे राष्ट्रपति से माफ कर सकते हैं। अगर किसी प्रांत की बात करें तो राज्यपाल को भी न्याय बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। तो आप देखेंगे कि न्यायालय थे, लेकिन न्याय का अंतिम स्रोत सम्राट था। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सम्राट क्या स्वेच्छाचारी था? स्वेच्छाचारी था मतलब जो मन में आया ऐसा निर्णय करता था? नहीं। भारतवर्ष में विशुद्ध रूप से जो स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचारी प्रशासन रहा है, उसको भारतीय संदर्भ में या भारत की किसी भी पुस्तक में उसको उपयुक्त नहीं माना गया है। तो लोकापचार, धर्म, लोगों का कल्याण, मर्यादा इत्यादि ऐसे विषय रहे हैं जो उसमें समाज की वर्गीय संरचना और उनके जो आधार थे, ये ऐसे विषय रहे हैं जो राजा की शक्ति पर सीमित होने का प्रयास करते थे या अंकुश लगाते थे। तो राजा या सम्राट न्याय का अंतिम केंद्र था, लेकिन इसके बावजूद भी इस न्याय के आधार थे। तो न्याय का जो आधार था वो धर्म से प्रेरित भी था या तत्कालीन समाज की जो चिंतन की अवस्था थी उससे भी प्रेरित था। और इस पर भी देखेंगे वहां पर कि अपराध होते थे तो कि आरक्षी यानी कि पुलिस की व्यवस्था की बात की मौर्य प्रशासन में की गई। और अशोक के अभिलेख में उल्लेखित है कि विशिष्ट अवसरों पर कैदी छोड़े जाते थे, यानी कि उस समय कैद खाने की व्यवस्था भी थी। मतलब अपराध होते थे और अपराधियों के लिए न्यायालय था, क्योंकि न्यायालय में दो प्रकार के केस आते थे। एक न्यायिक केस आता था, मतलब ये कंटक शोधन न्यायालय था, एक व्यवहारिक न्यायालय था, एक सिविल कोर्ट था, एक सामान्य फौजदारी केस था। अब यहाँ पर देखना है
कि दंड देने की प्रथा क्या थी। अब अर्थशास्त्र को हम अगर माने तो अर्थशास्त्र के आधार पर दंड प्रायः कठोर था। दंड क्योंकि अंग भंग, देश निकाला, बंदी खाना मतलब कैद, और आर्थिक दंड, ये दंड थे। ये तो मैं न्यायालय की बात कर रहा हूं। अब एक महत्वपूर्ण साम्राज्य को बचाने के लिए आज के संदर्भ की तरह ही उसमें गुप्तचर की आवश्यकता थी। तो गुप्तचर की एक प्रणाली, व्यवस्थित प्रणाली मौर्य साम्राज्य में थी। गुप्तचर की एक व्यवस्थित प्रणाली मौर्य साम्राज्य में थी। इसको ध्यान रखना है। आज भी भैया, आज के प्रशासन में भी गुप्तचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश विदेश से लेकर के भारतीय समाज या अन्य किसी भी देश का संदर्भ आप ले तो गुप्तचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी देश का वैश्विक स्तर पर भी आप कुछ देशों के जो गुप्तचर सेवाएं हैं उसको आप जानते ही होंगे, तो बड़ी फेमस रही है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। आपके जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो आप लोगों के दिमाग में मोसाद आ जाता होगा, मोसाद आता होगा, सीआईए आती होगी, आईएसआई इत्यादि भारतवर्ष की भी रॉ है, भारतवर्ष का भी है, तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा। आना भी चाहिए क्योंकि गुप्तचर सेवाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है उस जमाने में भी। तो वहां पर भी मौर्य साम्राज्य में भी गुप्तचर सेवाएं थी, और उस गुप्तचर सेवाओं को वहां पर मौर्य प्रशासन में दो प्रकार से बांटा जाता है। एक को कहा जाता है असपर्श, दूसरा को कहा जाता है संस्था, और एक असपर्श, ये चर, इसको भी देखेंगे। मतलब गुप्तचर सेवा जो वहां पर थी वो संस्था एवं असपर्श के तौर पर। अब इसको भी देखेंगे जो संस्था और असपर्श का मीनिंग वहां पर क्या था। देखिए, जो संस्था जिसको कहा जाता था, संस्था तो गुप्तचर सेवा जो थी, गुप्तचर सेवा संस्था एवं असपर्श जो एक साथ स्थित रहते थे उसे कहा जाता संस्था, और जो घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, उसे कहा जाता था गुप्तचर, घूमने वाले, भ्रमणशील। तो एक होता था अस्थायी रूप से रहे, और एक होता था कि अस्थायी, ये संस्था होती थी अस्थायी रूप से, और स्पर्श होता था घूमने वाला। ये जो वहां पर है, तो वहां पर स्पर्श के अंतर्गत, भ्रमणशील के अंतर्गत विद्यार्थी, भिक्षु इत्यादि, गणिकाएं इत्यादि भी गुप्तचर का साधन होते थे। और एक चीज आप लोगों को समझा दो कि अर्थशास्त्र में गणिका मतलब आप आज के संदर्भ में वैश्या शब्द कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए गणिका शब्द उपयुक्त है। तो वो गलत नहीं माना जाता था और उनकी समाज में उपादेयता मानी जाती थी, क्योंकि एक जगह अध्यक्ष का उल्लेख आता है गणिकाध्यक्ष, मतलब समाज में हम ये नहीं कह सकते उनका कोई दयनीय स्थिति उस जमाने में थी, एक प्रशासनिक विषय वस्तु के तौर पर थे वो। तो वह गुप्तचर सेवाएं थी वहां पर। वह अर्थशास्त्र के आधार पर अगर हम देखें तो वहां पर तीर्थों की संख्या, जिसको विभागों को वहां पर तीर्थ कहा गया, तो यह भी ध्यान रखना है, विभागों को तीर्थ कहा गया है, यह ध्यान रखना है अर्थशास्त्र में। तो अमात्यों की संख्या मानी जाती है 18 अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में मानी जाती है 18 अमात्यों की संख्या। इन 18 अमात्यों में महत्वपूर्ण रूप से एक प्रधान अमात्य होता था, प्रधान अमात्य होता था सबसे पहला। ये प्रधान जो अमात्य होता था, इसको आप पुरोहित ब्राह्मण वर्ग, या आप इसको ध्यान रखना है कि प्रधान अमात्य को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सचिव के तौर पर आज तो हम देखेंगे, प्रधान सचिव के तौर पर देखेंगे। आप इसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं बहुत हद तक, लेकिन ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके बीच में बहुत ज्यादा नहीं थी, सम्राट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ये भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री पद पर उस समय सत्यगुप्त मौर्य के समय में सबसे पहले कौटिल्य या चाणक्य ही आधारित थे, कौटिल्य या चाणक्य सबसे पहले। अभी आप लोग याद करेंगे कि बिंदुसार के समय में भी कौटिल्य रहे, और बिंदुसार के समय में एक 500 लोगों की एक संस्था भी थी, जिस बिंदुसार के समय में जिसका जो प्रमुख था वो खल्लाटक था, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो और अशोक के समय में ये चाणक्य नहीं थे, ये ध्यान रखना है, अशोक के समय में नहीं थे। तो अशोक के समय में राधागुप्त थे प्रमुख तौर पर, और बिंदुसार के समय में कौटिल्य और शुभंधु रहे हैं। तो कालांतर में कुछ कहानियां इस तरह की बनती है कि शुभंधु और कौटिल्य के बीच में
द्वंद्व की स्थिति आई थी, टकराहट की स्थिति आई थी। कुछ कहानियों में इसका चित्रण किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिंदुसार के समय में जो विद्युत परिषद था, विद्युत परिषद जो विद्वानों की सभा होगी या कोई भी लोगों की सभा होगी, इसमें खल्लाटक का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहला प्रधान था। प्रधान के बाद आपको दूसरे मंत्री के तौर पर जो देखना है, दूसरे मंत्री के तौर पर, वो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे मंत्री के तौर पर एक समाहर्ता का उल्लेख होता है। समाहर्ता, देखिए आज भी डीएम साहब का जिलाधीश जो होते हैं, उनके ऑफिस को समाहरणालय कहा जाता है। यह राजस्व विभाग के प्रधान थे, राजस्व विभाग के प्रधान थे। देश के संपूर्ण राजस्व को यही जानते थे, राजस्व विभाग के प्रधान थे। और तीसरा एक महत्वपूर्ण जो पद आता है वह सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता को कोष मंत्री के तौर पर उल्लेख किया गया है। वर्तमान में दोनों विभाग को आप मिला दे, आय व्यय दोनों को देख ले, तो आय व्यय को मिलाकर के वित्त मंत्री के तौर पर आपको नजर आ जाएंगे। आय व्यय दोनों को देखेंगे तो वित्त मंत्री के तौर पर नजर आ जाएंगे। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो पद था वह सेनापति का पद था। सेनापति, इस सेनापति के लिए सेनानी शब्द का उल्लेख होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रधान सेनानी, सेनापति। आप लोगों को ध्यान रखना है कि बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग को सेनानी ही कई पुस्तकों में कहा गया है, यह भी ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कई पुस्तकों में उसे सेनानी ही कहा गया है। अब इसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए राजा के में युवराज भी होते थे। युवराज, युवराज को दो तरह की चीजें होती थी। अब युवराज से समझेंगे कि अब प्रशासनिक जो पद था वो बहुत हद तक जन्मजात बनता जा रहा था। एक तक की राजा के बाद राजा के पुत्र ही बनता चला जा रहा था। और वो प्रशासनिक चिंतन की जो रूपरेखा पहले जमाने में हुआ करती थी, ऋग्वैदिक जमाने में, कि जनता के सहयोग से राजा बनता था, वो थोड़ी सी खत्म हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण खुद लोगों की इच्छा के अनुरूप चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ किसी भी प्रकार के स्थानीय असंतोष का वर्णन नहीं मिलता है, स्थानीय असंतोष का वर्णन। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर युवराज का पद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वो वंशानुगत हो गया। अब यहां पर समझना है कि युवराज भी महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख थे प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में। अब जहां तक अशोक के समय में तो दो युवराजों का उल्लेख मिलता ही है, और अशोक और सुसीम दोनों का भी उल्लेख मिलता है युवराज के तौर पर प्रमुखता से। बिंदु एक तक्षशिला के विद्रोह के जमाने में सुसीम और अशोक दोनों के थे। सुसीम जहां पर असफल हो गए थे और अशोक ने जहां पर विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। अब एक महत्वपूर्ण मिलता है व्यावहारिक पद। ये व्यावहारिक का जो पद रहा है, ये सिविल कोर्ट के न्यायिक के व्यावहारिक मामलों के प्रमुख होते थे। व्यावहारिक मामले के प्रमुख होते थे, मतलब व्यावहारिक मामले का उल्लेख न्याय विभाग में आप लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण पद मिलता है वह दंडपाल का पद मिलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये दंडपाल का जो पद है ना, देखिए सेना से संबंधित यह पद था। सेनापति प्रमुख रूप से था, महत्वपूर्ण रूप से, और दंडपाल ये विशेषकर सैनिक पड़ाव, सैनिक पड़ाव या सैनिक शस्त्रागार या सैनिकों के सप्लाई, मतलब पूर्ति इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता था। मतलब हमारे सेना जो उस समय थी, उस सेना की रसद पूर्ति, उस सेना के अस्त्रों की पूर्ति ही एक समस्या रही होगी, या उसके लिए एक क्रमबद्ध विभाग भी बना हुआ था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो स्थायी सेना लगभग गश्ती के अनुसार 5 लाख के थे, उसको नियमित वेतन मिलता था, इसका भी उल्लेख है। तो अस्थायी सेना के लिए जो रसद पूर्ति या एक विभाग थी, वह दंडपाल का विभाग था। इसको भी आप लोगों को समझना है। मौर्य प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण, जिसको कहा जाए कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाजन था,
कि सैनिकों के रसद के लिए भी एक अलग से व्यवस्था बन गई थी। अब उसके बाद एक दो महत्वपूर्ण और भी कुछ चीजें मिलती है जो प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण पद में थे। जैसे एक था अंतपाल और दूसरा था दुर्गपाल। दुर्गपाल और अंतपाल, ये दुर्ग जो होते हैं ना, दुर्ग तो आप लोग भी समझेंगे जो दुर्ग क्या होते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं एक बताता हूं, दुर्गपाल और अंतपाल, इसको भी समझेंगे आप लोग। दुर्ग, ये किसी शहर के इर्द गिर्द या किसी जहां पर कि राजा का मुख्य केंद्र रहा हो, राजकाज का, या कोई मुख्य शहर रहा हो, तो उसके चारों ओर दुर्ग बनाए जाते थे, दुर्ग से उसकी सुरक्षा की जाती थी। ये एक महत्वपूर्ण उस समय की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से व्याख्या थी। अर्थशास्त्र में दुर्ग की सुरक्षा के लिए एक अलग से विभाग था, दुर्गपाल, इसकी उल्लेख किया गया। और जहां तक दुर्ग की बात है तो दुर्गों को भी अर्थशास्त्र में कम से कम 5 प्रकार का बतलाया गया है, कम से कम 5 प्रकार का, यह भी ध्यान रखना। जिसमें कि एक स्थल दुर्ग था, दूसरा जल दुर्ग था, स्थल और जल, उसके बाद वन दुर्ग था, उसके बाद गिरि दुर्ग था, और उसके बाद मरु दुर्ग था। अब समझेंगे इसमें, ये व्यूह रचना या राजप्रसाद की सुरक्षा या शहरों की सुरक्षा कितनी बड़ी चीज उस समय अर्थशास्त्र के हिसाब से हमारे कौटिल्य को पता था कि देखेंगे इसको, कि वहां पर जो दुर्गों की संख्या थी, ये स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और मरु दुर्ग, ये व्यवस्था थी। गिरि दुर्ग जिसके चारों ओर पर्वत। तो अगर मैं बात करूं कि मौर्य साम्राज्य नहीं, उससे पहले जो समाज था मगध साम्राज्य, उसकी जो पहली राजधानी थी वो कहाँ बनाई गई? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी गिरि ब्रज में थी। इसका मतलब क्या था? वो पर्वतों से घिरा हुआ था, तो गिरि दुर्ग का कंसेप्ट था। कालांतर में पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई गई तो नदियों के द्वारा संरक्षित था, जल दुर्ग का कंसेप्ट था। और वन दुर्ग, चारों ओर घने वन का उल्लेख मिलता है। तो आप देखेंगे कि अवंती का जो प्रदेश था वहां पर वन दुर्ग का ज्यादा उल्लेख मिलता है, और पश्चिमी जो क्षेत्र थे वहां पर मरु दुर्ग का उल्लेख मिलता है। और पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज के अनुसार बड़े बड़े पाषाण या काष्ठ के घर बनाए गए थे। दुर्ग की चारों ओर चौड़ी दीवारी बनाई गई थी। तो दुर्ग, यहां भी दुर्ग का कंसेप्ट था। वहां पर तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को तत्कालीन संसार का सबसे आकर्षक शहर, सबसे भव्य शहर बतलाया है। और मेगास्थनीज ही नहीं, हुएनसांग जो उसके बाद में आते हैं वो भी पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज थी। तो आप देखेंगे कि दुर्ग की सुरक्षा के लिए दुर्गपाल था। अब राजप्रसाद की सुरक्षा के लिए जो राजा के निजी अंगरक्षक भी होते थे, उनकी सुरक्षा के लिए भी अंतपाल था। अब अर्थशास्त्र से वर्णित है कि महाराजा की या सम्राट की सुरक्षा करने के लिए जो वहां पर होते थे, महिलाएं ही प्रमुख होती थी। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है कि राजा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अत्यंत चुस्त फुर्स्त मानी जाती थी। और षड्यंत्र भी होते थे, क्योंकि कहा जाता है कि आचार्य कौटिल्य ने पर्वतक, जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी सहायता से मगध पर हमला करते हैं, बाद में वह मगध साम्राज्य में अपना हिस्सा मांगने लगता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और दोनों के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति आती है। तो उनको कौटिल्य की सहायता से विष खिला दिया जाता है। तो षड्यंत्र थे, एक षड्यंत्र भी होता रहता था। इसलिए राजा की सुरक्षा के महत्वपूर्ण चिंता का विषय था, जिसमें कि अंतपाल जैसे एक अंतपाल जैसा आमंत्र भी था जो उसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था। तो इस तरह आप देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो प्रशासन की विभाजन की रूपरेखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे अर्थशास्त्र में, हम देखेंगे कि वहां पर जो केंद्रीकृत प्रशासन था उसमें सबसे पहले इकाइयां कैसी थी। देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं होने जा रहा है, लेकिन आपको नोट करते चलेंगे। ये आप लोगों की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और ऐसे ही नहीं, वीडियो को स्क्रॉल करते रहिए, वीडियो से नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, फिर कमेंट करते रहिए। सबसे पहली छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी।
यह सबसे छोटी इकाई जो थी, वह सबसे पहली छोटी इकाई आपको ध्यान रखना है कि वह ग्राम थी। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वह ग्राम थी। जब 100 ग्रामों का समूह होता था, मतलब ग्रामों की संख्या जब 100 होती थी तो उसे संग्रहण कहते थे। 100 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहते थे। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब 100 ग्रामों 2 संग्रहण हो जाता था तो उसको खारवाटिक कहते थे। उसको भी ध्यान रखना है, खारवाटिक कहते थे, उसको भी याद रखना है। 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक कहते थे, ये भी याद रखना है। मतलब 100 ग्राम हो गए तो संग्रहण हो जाएगा। अब यहां पर 2 संग्रहण हो जाएगा, यानी कि 100 दूना 200, तो आपके पास में खारवटिक हो जाएंगे। तो खारवटिक था मतलब सबसे पहले ग्राम, ग्राम के बाद संग्रहण, संग्रहण के बाद खारवटिक। और जब खारवटिक से ऊपर चलते हैं तो हमारे पास आते हैं द्रोणमुख। ये खारवटिक का समूह था, उसको द्रोणमुख कहते थे। और द्रोणमुख से जब पढ़ते हैं आगे तो वहां पर आता है स्थानीय। और जब इससे ऊपर बढ़ते हैं तो बनता है जनपद। जनपद और जनपद से ऊपर जब बढ़ते हैं तो प्रांत, और प्रांत से जब ऊपर पढ़ते हैं तो केंद्र। मतलब अगर आप ऐसे बढ़े तो ग्राम के बाद संग्रहण आएगा, संग्रहण से जब चलेंगे तो खारवटिक आएगा, खारवटिक से जब चलेंगे तो द्रोणमुख आएगा, द्रोणमुख से चलेंगे तो स्थानीय आएगा, स्थानीय से जनपद आएगा, जनपद से प्रांत, प्रांत से केंद्र। ये ध्यान रखना। अब आपको देखना है कि ग्राम जो सभा थी, ग्राम जो प्रशासन था, उसमें क्या परिवर्तन आता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो यही था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस समय ग्राम थी। अब देखिए वैदिक काल में जो ग्राम की संरचना होती थी, तो वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई भी ग्राम थी, ये भी आप लोग जानते हैं। वैदिक काल में भी और ऋग वैदिक काल में भी सबसे छोटी इकाई ग्राम। वास्तव में भारतवर्ष में अगर किसी चीज में परिवर्तन नहीं हुआ है तो ग्राम में, वैदिक काल से आज तक। आज भी आप लोग देखेंगे जो आज भी गांव ही है सबसे पहले, सबसे छोटी इकाई जो गांव ही है। और ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़े बड़े के कुछ भी कीजिएगा, गांव का लोग जिसको पकड़ लेता है ना उसको छोड़ता नहीं है। गांव के लोगों को अपने संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, होना भी चाहिए। भारतीय को संस्कृति से नहीं, विश्व स्तर पर जिनकी जो संस्कृति है उन लोगों को अपनी संस्कृति से प्रेम होना भी चाहिए। अब अंतर क्या आता है कि वैदिक काल में ग्राम प्रधान प्रायः जो वृद्ध होते थे, अनुभवी होते थे, वह होते थे, स्वेच्छा से बनते थे, गांव के लोग चुन लेते थे। आज की पंचायत व्यवस्था से कल्पना कर सकते हैं। और मौर्य काल में यह प्रशासन के द्वारा नियुक्त होता था। अंतर समझेंगे, प्रशासन के द्वारा नियुक्त होता था। अब यहां पर ध्यान रखना है कि आज भी जब आप ग्राम पंचायत में जाते हैं तो सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, सरकार का एक प्रतिनिधि होता है ग्राम पंचायत में। अब उसकी स्पष्ट रूपरेखा आप देख लीजिए कहां से बन रही है। वहां पर मौर्य काल में यह लोगों के सरकार के द्वारा नियुक्त होता था। अब कालांतर में जब आप पढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य में आपने देखा कि ग्राम था, तो ग्राम में एक बेसिकल अंतर को याद रखिएगा, जो उससे पहले के कालखंड में सरकार के द्वारा नियुक्त था उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मौर्य काल में सरकार के द्वारा नियुक्त था इसका उल्लेख है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से आप लोगों को याद रहना चाहिए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसको याद रखना है आप लोगों को। अब देखना है कि मौर्य काल में जो सम्राट केंद्र था उसको कई प्रांतों में बांटा गया था, आप उसको भी देख लेंगे। मौर्य काल में जो केंद्र थे वह कई प्रांतों में बांटे गए थे, इसको भी देखेंगे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक विस्तृत क्षेत्र पर था। हमारे महान सम्राट ने उतने बड़े साम्राज्य क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा जिसे मुगल भी नहीं कर सके, जिसे कहा जाता था जिसके साम्राज्य में कभी सूरज कास्त नहीं होता वो भी नहीं कर सका। हमारे सर्वप्रथम महान सम्राट ने उतने बड़े भूभाग को अपने कब्जे में रखा था। मेरा इशारा चंद्रगुप्त मौर्य की ओर है, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। सम्राट अशोक खुद जिन्होंने कि
इतिहास के आंगन में अपना नाम इस तरह से अंकित किया जो स्वर्णाक्षरों में ही कहा जाएगा। इतिहास के सभी राजाओं की जब बात की जाएगी तो अशोक उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं आपके सामने में। अब देखेंगे केंद्र था, तो केंद्र को जो बांटा जाता है उस राज्य को देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है गृह राज्य था, सबसे पहला गृह क्षेत्र। इसे प्रायः प्राची कहा गया है, गृह क्षेत्र, जहां पर क्योंकि सम्राट का जो शासन केंद्र की शुरुआत हुई थी तो मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों से, इसे कहा गया है प्राची। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये तो आप लोगों को याद रहेगा, पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक पटना, समझ रहे हैं। आधुनिक पटना में बहुत सारे अवशेष मिले भी हैं इस साम्राज्य के, वो सारे अवशेष काष्ठ के भवन के भी अवशेष मिले हैं यहाँ पर। अब उसके बाद देखेंगे गृह राज्य की राजधानी आपके पास पाटलिपुत्र है। दूसरा आपके पास राज्य है, वो दूसरा प्रांत है उत्तरापथ। उत्तरापथ, ये भी ध्यान रखना है, उत्तरापथ। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। प्रथम राजधानी इसकी, प्रथम प्रांत था तो गृहराज गृह क्षेत्र मानेंगे प्राची, उसका क्या मानेंगे आप, राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। दूसरा क्या था, उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। नोट कर लीजिए। तीसरा जो आपके पास में था वो सौराष्ट्र। देखिए अभी भी अगर आप लोगों से पूछेंगे ना कि सौराष्ट्र कहाँ है तो एकदम कह दीजिए गुजरात में। इसकी राजधानी थी गिरिनार। गिरिनार, जिसका संदर्भ आधुनिक जूनागढ़ से है। मतलब पहली राजधानी, पहला जो प्रांत था वो आपको क्या था, प्राची, याद कर लेंगे, जहां पर सम्राट खुद रहते थे। तो वहां की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरी राजधानी, दूसरा जो प्रांत था वो उत्तरापथ था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला में हमारे सम्राट जो प्रथम सम्राट थे पढ़ करके आए थे चाणक्य के साथ, तक्षशिला में पढ़ करके आए थे। ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और तक्षशिला दोनों, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही तक्षशिला के विद्यार्थी भी थे। ये ध्यान रखने की चीज है, दोनों ही तक्षशिला के विद्यार्थी भी थे। और तक्षशिला भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय था। आज तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। तक्ष का जो नामकरण किया जाता है, लोग कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि राजा भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर किया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि भारत का जो पहला विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला में बना था, तक्षशिला में था भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय। तीसरा जो हमारे पास में राज्य रहा है वह है अवंती। इसके बाद का जो राज्य है वह अवंती है। यह ध्यान रखना है, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, जिसे आपके उज्जैन भी कहा गया है। कालांतर में उज्जैन एक केंद्रीय जो प्रशासन बट गया था तो उसमें उज्जैन एक दूसरी राजधानी भी बन गई। ये भी ध्यान रखना है। एक हमारी राजधानी थी उज्जैनी उर्फ उज्जैन, ये भी ध्यान रखना है। और दक्षिणापथ, उसके बाद दक्षिणापथ, तो दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्राची थी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरा उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, तीसरा सौराष्ट्र जिसकी राजधानी गिरिनार, चौथा अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या उज्जैन, उसके बाद दक्षिणापथ, उसके बाद इसकी राजधानी सुवर्णगिरी। अब इसके बाद एक चीज आप लोगों को और समझना है कि सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य को वैवाहिक संबंध में राज्य मिले थे। उस राज्य से कि एरिया कंधार है, तो उसकी राजधानी पांचवें राज्य के तौर पर समझ सकते हैं कि उसे कपिसा थी। लेकिन अगर प्रमुख रूप से राज्यों की बात करूंगा तो सबसे पहला प्राची निकलता है, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरा उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, तीसरी बात करता हूँ सौराष्ट्र की, सौराष्ट्र की राजधानी गिरिनार जिसको आधुनिक जूनागढ़ कहा जाता है, चौथा अवंती की राजधानी उज्जैन, और पांचवें में दक्षिणापथ जिसका सुवर्णगिरी कपिसा। अब कल हम लोग आज यहीं पर छोड़ देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रशासन केंद्र के साथ सामाजिक और रूपरेखा क्या थी उस समय में। कल एक अनिवार्य वीडियो होगा, कल अनिवार्य क्लासेस है, उस वीडियो में आप लोग आएंगे, उस क्लासेस को आपको देखेंगे। उसमें हम मौर्यकालीन प्रशासन के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी भी बात करेंगे, जो सामाजिक स्थिति उसकी बात भी करेंगे, और विभिन्न कॉम्पिटिशन के दृष्टिकोण से जो अति महत्वपूर्ण तथ्य रहे उसकी फिर एक बार चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट करके अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट करते रहे। धन्यवाद।